आज इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 में इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ब्रांच एंड बाउंड मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि ब्रांच एंड बाउंड मेथड का यूज करके हम यहाँ पर किसी भी इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन हमारा है कि सॉल्व द फॉलोइंग आईपीपी मींस इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ब्रांच एंड बाउंड मेथड। क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम z इक्वल टू x1 प्लस 4x2 और कॉन्स्टेंट्स दिए हैं 2x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 7। सेकंड कांस्टेंट है 5x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 15। दो कांस्टेंट दिए हैं और क्या दिया है कि कांस्टेंट हमारे नॉन नेगेटिव है। ये तो आपकी नॉन नेगेटिव वाली कंडीशन है और यहाँ पे दिया है x1 एंड x2 आर इंटीजर्स और दोनों कैसे हैं यहाँ पर इंटीजर है। तब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका डिस्कशन करें तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये तो हमारा प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का है क्योंकि यहाँ पे x1 और x2 दोनों हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक, तब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं और यहाँ पे जो ब्रांच एंड बाउंड मेथड में क्या होता है कि हम जो पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा, जो हमारा प्रॉब्लम दिया होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर नॉन इंटीजर आती है, मान लीजिए इसको सॉल्व किए यहाँ पे हमारी x1 x2 की वैल्यू नॉन इंटीजर आती है, तो हम क्या करेंगे इसको दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर बनेगा एक सब प्रॉब्लम और एक क्या बनेगा यहाँ पर सेकेंड सब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो दिया है उसका। ठीक है, और नए नए कांस्टेंट यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर इसका इंटीजर आ गया और इसका आ गया नॉन इंटीजर, तो जहाँ पर इंटीजर आएगा आप उसको वहीं पर बाउंड कर देंगे, यहीं पे आप इसको रोक देंगे और जो नॉन इंटीजर होगा उसको हम क्या करेंगे अगेन टू सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। ठीक है, टू सब प्रॉब्लम। अब दोनों सब सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक में आपका नॉन फिजिबल आ गया, मान लीजिए, या फिर इंटीजर आ गया, जहां पे इंटीजर मिलेगा या नॉन फिजिबल रीजन मिलेगा तो आप वहीं पे उसको बाउंड कर देंगे और जहां पर इंटीजर नॉन इंटीजर मिलेगा उसको आप आगे कंटिन्यू करेंगे, उसको आप क्या करेंगे आगे और सब ब्रांच में ब्रेक करते जाएंगे। तो देखिए हम क्या लिखे, गिवन दैट मैक्सिमम z इक्वल टू x1 प्लस 4x2, फिर क्या है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 7 दिया है। सेकंड कांस्टेंट है हमारा 5x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 15 दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम है इसको ग्राफिकल मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो जब हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखिए हमारा कांस्टेंट यहाँ पर जो दिया है उसके थ्रू हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए हम क्या किए, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया था यहाँ पर अगर हम बात करें, हाँ, तो जो हमारा कांस्टेंट दिए थे, कांस्टेंट क्या दिया था 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 7 था। इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ग्राफिकल मेथड में जब सॉल्व करते हैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या लिखे 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 7। अब इसको हम देखिए लाइन के इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया और लाइन का इक्वेशन क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे x1 x2 है तो क्या होगा x1 अपॉन में a प्लस y1 x2 अपॉन में b इक्वल टू 1 के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तब वो किस लाइन का इक्वेशन होता है, जो x एक्सिस को a पर इंटरसेक्ट करता है, y एक्सिस को b पर। तो हम यहाँ पे x1 अपॉन में 7/2 इसको लिख सकते हैं और x2 अपॉन में 7/4 इक्वल टू 1, मतलब a की वैल्यू 7/2 और b की वैल्यू क्या है 7/4, मतलब ये उस लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 जो है उस लाइन का इक्वेशन है जो x1 को 7/2 पर इंटरसेक्ट करती है और x2 को 7/4 पर। सेम इक्वेशन नंबर 2 में गए तो यहाँ पे आपको क्या मिला 5x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 15। तो दिस इंप्लाइज क्या मिला आपको 5x1 अपॉन में 15 प्लस 3x1 अपॉन में 15 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका लाइन का सेकेंड इक्वेशन बना x1 अपॉन में 3 प्लस x2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ओके, अब देखिए जब यहाँ पे सेकेंड हो गया तो हम इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत लेंदी सॉल्व होता है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले दो इक्वेशन है हमारा। पहला इक्वेशन है यहाँ पे x1 अपॉन में 7/2 और x2 अपॉन में 7/4 इक्वल टू 1, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। और यहाँ पे क्या है x1 अपॉन में 3 x2 अपॉन में 5, एक है उस लाइन का इक्वेशन है जो x1 को 3.5 पर मतलब 7/2 पर इंटरसेक्ट करती है और x2 को 7/4 पर इंटरसेक्ट करती है, और ये उस लाइन का इक्वेशन है जो x1 को 3 पर और x2 को 5 पर इंटरसेक्ट करती है। देखिए हम इसका दो ग्राफ बना लिए। हाँ, इसका लाइन बना लिए। देखिए पहला लाइन आपका क्या है, ए वाला 2x1 प्लस 4x2, ध्यान देना 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 7a है, और दूसरा हमारा 5x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 15। ठीक है, कैसे बना लिए, x1 को जो ए वाली लाइन है x1 को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है 7/2 मीन्स 3.5 पर,
ये 3.5 है, 3 आपका 4 है तो 3.5, और x2 को क्या करी थी 7/4, 7/4 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और जो सेकेंड लाइन है x1 को 3 पर इंटरसेक्ट करी थी, x2 को 5 पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट देखें तो यहाँ पे दोनों कांस्टेंट आपका लेस देन वाला था, लेस देन इक्वल टू था, तो आप रीजन कौन सा देखेंगे, इनसाइड द ओरिजिन। तो यहाँ पे हम अगर रीजन देखें तो हमारा इनसाइड ओरिजिन रीजन कौन सा बना, ये वाला जिसको हम रेड से यहाँ पे लिखे। ठीक है, ये वाला रीजन बन गया। अब यहाँ पे पॉइंट कौन कौन सा है, तो पहला पॉइंट O है, दूसरा पॉइंट A है, फिर B है, फिर क्या है यहाँ पर C है। ठीक है, तो हमको देखिए यहाँ पे ओ तो आपको पता है 0 0 है, डायरेक्ट आप पॉइंट लिखेंगे ना, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ओ तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओरिजिन है 0 0, ए क्या है यहाँ पे 3,0, तो ए की वैल्यू 3,0। बी को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, और बी किसका किसका इंटर, देखो किसी भी पॉइंट को अगर आपको वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो पॉइंट किस लाइन का इंटरसेक्शन है, किस लाइन का इंटरसेक्शन है, तो 5x1 + 3x2 इक्वल टू 15 का, और 2x1 + 4x2 इक्वल टू 7 का। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे, इस लाइन को इस लाइन को, तो आपको इंटरसेक्शन लाइन मिला था। तो देखो हम यहाँ पे दोनों लाइन को सॉल्व किया, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं, यहाँ हम एलिमिनेशन से सॉल्व किए, तो x1 की वैल्यू आपको मिल गई, फिर यहाँ पे x1 की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दिया, तो x2 की वैल्यू, तो मतलब जो आपका पॉइंट बी इंटरसेक्शन पॉइंट था, क्या मिला 39/14 और 5/11 मिल गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए 0 0 पर z की वैल्यू आपकी क्या होगी, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0, तो 0 मिल जाएगा। b पर क्या मिलेगा आपको, रखेंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा, a पर, और b पर अगर देखें तो यहाँ पे 59/14 मिलेगा, और c पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7 कैलकुलेट करने के बाद। तो हम क्या देखेंगे, पूरे में से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर ऑब्टेन हुई है, मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ पर मिली है, ये वाली 7 जो आपकी क्या है मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, इस जो हम ग्राफ बनाए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 7/4, और मैक्सिमम z आपको क्या मिला यहाँ पर 7। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्या देखेंगे कि हमारा जो x1 x2 दोनों इंटीजर है कि नहीं। ठीक है, x1 और x2 दोनों इंटीजर है कि नहीं, तो x1 तो इंटीजर है, बट यहाँ पे x2 जो है इंटीजर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस को x2 को हम क्या करेंगे, x2 के बेसिस पे दो कांस्टेंट डिफाइन कर हम यहाँ पर नया सब प्रॉब्लम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करने का यही मेथड होता है ना, हम बार बार इसका सब प्रॉब्लम बनाते जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारी नॉन इंटीजर वैल्यू आई है, नॉन इंटीजर वैल्यू क्या है, x2 केवल एक ही है। अगर दोनों नॉन इंटीजर रहता तो हम दोनों में से जो मैक्सिमम वाला होता उसके लिए कैलकुलेशन करते। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है 0, x2 की वैल्यू 7/4, नॉन इंटीजर है। और देखिए तो 7/4 किस किस इंटीजर के बीच में बिलोंग करता है, तो 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस देन है, तो हम क्या लिखें, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू क्या है 2। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जो सब प्रॉब्लम जो हमारा गिवन प्रॉब्लम था उसको दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या किए, टेकिंग टू सब प्रॉब्लम ऑफ गिवन प्रॉब्लम्स, पहला सब प्रॉब्लम ये होगा और ये होगा सेकंड प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम। आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया था, जो दोनों कांस्टेंट दिया था, वो तो दोनों में सेम आएगा, बस एक नया यहाँ पे कांस्टेंट जुड़ जाएगा। क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आप कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x2 नॉन इंटीजर था, और यहाँ पे क्या दिया है x2, ध्यान देना जो नया कॉन्स्टेंट बनेगा कैसे बनाएंगे, तो इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर आपका क्या है, x2 की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो जो पहला सब प्रॉब्लम होगा उसमें आप क्या लिखेंगे, x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 अपोजिट साइन के साथ। और यहाँ पे क्या है, जो सेकंड सब प्रॉब्लम होगा उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे x2 इज लेस देन इक्वल टू 2 दिया है ना, तो आप क्या लेंगे, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपके दो नए सब प्रॉब्लम यहाँ पर बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम दो सब प्रॉब्लम बनाए। फर्स्ट सब प्रॉब्लम आपका देखिए x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 और x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बाकी सब सेम रहेगा। अब आप सब प्रॉब्लम 1 को सॉल्व करेंगे, सब प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करेंगे। अगर जो इंटीजर आता है उसको वहीं पर बाउंड कर देंगे, और जो नॉन फिजिबल आएगा उसको भी हम वहीं पे बाउंड कर देंगे, और जो यहाँ पे नॉन इंटीजर आएगा उसके लिए आप आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो हम क्या करें, सब प्रॉब्लम 1 का ग्राफ बनाएंगे। तो पहला जो दोनों लाइन था वो तो सेम रहेगा, बस एक नया क्या जुड़ जाएगा, x2 इक्वल टू 1। तो x2 इक्वल टू 1 आपका कौन सा, ये वाली लाइन है, x2 इक्वल टू 1। अब आपको पूरे में देखिए यहाँ पे क्या दिया, इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल टू, और पूरे का लेस देन इक्वल टू एरिया कौन सा होगा, इनसाइड द ओरिजिन, और इनसाइड ओरिजिन एरिया कौन सा है आपका, ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया आपको मिलेगा यहाँ पर इनसाइड ओरिजिन, ये वाला एरिया। ठीक है पूरा। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा इनसाइड एरिया है इसमें कौन कौन से पॉइंट मिले। तो पहला पॉइंट आपको ओ मिलेगा, फिर यहाँ पर ए मिलेगा, फिर बी मिलेगा, फिर सी मिलेगा, फिर यहाँ पे डी मिलेगा। और जो जो पॉइंट आपको पता है उसको बस डायरेक्ट लिख लीजिए ना। देखिए ओ जैसे हम लोग को पता था, ओ को मैं डायरेक्ट लिखा, ए भी पता था, बी भी पता था, बी की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिखे, सी हमको निकालना पड़ेगा। तो सी हम लोग देखेंगे, सी में अगर देखिए पॉइंट सी के लिए x2 की वैल्यू क्या है 1, तो सी के लिए x2 की वैल्यू 1। अब पॉइंट सी किसका किसका इंटरसेक्शन है, एक x2 इक्वल टू 1 का और एक इस लाइन का। तो यहाँ पे अगर हम x2 इक्वल टू 1 रखते हैं इस पे,
तो हमको क्या मिलेगा, x1 की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू 3/2 मिल जाएगी, मतलब पॉइंट सी की वैल्यू आपको 3/2 कॉमा 1 मिल गई। और डी की वैल्यू तो यहाँ पे x1 की वैल्यू भी 1 है और x2 की वैल्यू आपकी यहाँ पर अगर देखेंगे डी के लिए ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पर हम देखें तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या है कि x2 की वैल्यू डी की वैल्यू आपकी डी में x1 की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये क्या होगा आपका 0,1, आपका जो पॉइंट बनेगा क्या बनेगा 0,1। तो इससे अगर आप z की वैल्यू बनाएंगे तो x1 की जगह में 0 रखेंगे और x2 की जगह में क्या रखेंगे 1, तो आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे 5 ना मिलकर 4 मिलेगी। ठीक है, अब हम देखें पूरे में से मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिली है, यहाँ पर, जो कि क्या है 11/2 मतलब 5 पॉइंट समथिंग 5.5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिली तो आपका इस ग्राफ का सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x1 की वैल्यू 3/2 है, x2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, x2 तो इंटीजर है लेकिन x1 क्या है नॉन इंटीजर है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, दो नए सब प्रॉब्लम लेने पड़ेंगे इस बेसिस पर। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब प्रॉब्लम 2 को सॉल्व कर लेते, फिर उसका इसका नया दो सब प्रॉब्लम बनाएंगे। तो देखो हाँ, सब प्रॉब्लम 2 को हम सॉल्व करते हैं। सब प्रॉब्लम 2 जो था आपका उसमें क्या था पॉइंट, यहाँ पर पहला और दूसरा लाइन तो सेम था, बस एक नया कांस्टेंट ऐड हो गया था, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम क्या किए, x2 इक्वल टू 2 लेके चले। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट दिया था सेकेंड, इसमें तो पहला वाला और दूसरा लेस देन इक्वल टू था, फिर क्या था x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम देखें x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब x2 इक्वल टू 2, पहले लाइन ड्रॉ कर लो। अब इसमें कॉमन अगर हम लोग रीजन देखें तो कॉमन रीजन आपका क्या होगा, पहले दूसरे का लेस देन, और पहले दूसरे का लेस देन वाला एरिया ए वाला एरिया कहलाएगा आपका, ए वाला एरिया। लेकिन क्या दिया x2 का ग्रेटर देन है और x2 का ग्रेटर देन एरिया ए वाला होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों में कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ भी पॉइंट भी जो है अलग अलग है ना, तो कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इस सब प्रॉब्लम के पास कोई कॉमन एरिया नहीं है। जब कॉमन एरिया नहीं है तो इस सब प्रॉब्लम का कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इस सब प्रॉब्लम है उसमें कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जब फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम इसको यहीं पर बाउंड कर देंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे, मतलब क्या होगा, जो हमारा सब प्रॉब्लम 1 को सॉल्व किए थे उसमें x1 की वैल्यू 3/2 आई थी, तो इसके बेसिस पे हम सब प्रॉब्लम 1 का दो नया सब प्रॉब्लम बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन सब प्रॉब्लम 1 वैल्यू ऑफ x1 इक्वल टू 3/2 इज नॉट एन इंटीजर। तो और क्या थी 3/2, और 3/2 अगर देखें तो क्या होगा 1 से ग्रेटर और 2 से क्या है यहाँ पर लेस है, तो मीन्स क्या होगा 1 इज लेस देन इक्वल टू x1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है। तो टेकिंग टू सब प्रॉब्लम्स फॉर सब प्रॉब्लम 1, हम क्या करेंगे, सब प्रॉब्लम 1 का 2 सब प्रॉब्लम लेंगे, दो सब प्रॉब्लम। पहला सब प्रॉब्लम आपका सब प्रॉब्लम 3 होगा, दूसरा सब प्रॉब्लम आपका सब प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, एक क्या होगा आपका यहाँ पर सब प्रॉब्लम 3 और एक होगा आपका सब प्रॉब्लम 4 होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम z इक्वल टू x1 प्लस 4x2। पहले सब प्रॉब्लम 1 को तो हम सेम लिख लिए, मैक्सिमम z इक्वल टू लिख लिए, पहला कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट, और क्या लिखे यहाँ पे x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 लिखे। अब यहाँ पे आपको क्या मिला है, x1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आप जो पहला कांस्टेंट सब प्रॉब्लम 3 में डिफाइन करेंगे, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 1 लेके चलेंगे। तो हम क्या लेके चले, x1 इज लेस देन 1, और यहाँ पे क्या है x1 की वैल्यू 2 से ग्रेटर है ना, 2 से लेस देन है, तो हम क्या लिखेंगे x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे लेके चले x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, अब देखो यहाँ तक जब हम लोग लेके चले तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कैसे कंटिन्यू करेंगे तो देखना ना, यहाँ पर सब प्रॉब्लम 3 है। ठीक, तो सब प्रॉब्लम 3 में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, सब प्रॉब्लम 3 में ना, अगर हम यहाँ पे सब प्रॉब्लम 3 की बात करें तो सब प्रॉब्लम 3 को हम पहले सॉल्व करते हैं। सब प्रॉब्लम 3 में हमारा जो कांस्टेंट दिया था पहले जैसा तो पूरा है ना, जो सब प्रॉब्लम 1 था वो तो पूरा रहेगा, मतलब ए वाला लाइन x1 इक्वल टू 1, बस एक क्या हो जाएगा x2 इक्वल टू 1, बस एक आ जाएगा x1 इक्वल टू 1। तो देखो हम पूरी लाइन को ड्रॉ कर लिए, ए था आपका x2 इक्वल टू 1, एक नया लाइन बन गया x1 इज लेस देन x1 इक्वल टू 1, और पूरे का लेस देन था, और लेस देन वाले एरिया तो कॉमन एरिया होता है इनसाइड द ओरिजिन, तो ये आपका कॉमन एरिया मिल जाएगा, जिसमें पॉइंट क्या मिला ओ ए बी एन क्या मिला सी, ओ ए बी एंड सी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर अगर देखो तो बी में x2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू भी क्या है यहाँ से 1, तो मतलब बी की पॉइंट कोऑर्डिनेट जो 1,1 होगा, और सी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट इसको रख के सॉल्व कर सकते हैं, जेड की वैल्यू 0 मिलेगी 154। अब पूरे में मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम यहाँ पर मिली है, और यहाँ पे आपको क्या मिला x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1। तो देखिए जब सब प्रॉब्लम हम 3 को सॉल्व किए तो x1 की वैल्यू मिल गई 1 और x2 की वैल्यू भी क्या हो गई 1, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्सिमम जेड की वैल्यू क्या मिल गई 5। इसका मतलब यहाँ पे हम इसको बाउंड कर देंगे, इसको सब प्रॉब्लम 3 को आगे सॉल्व नहीं करेंगे।
ठीक है, सब ब्रांच में नहीं ब्रेक करेंगे क्योंकि यहाँ हमको इंटीजर सॉल्यूशन मिल गया। अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे सब प्रॉब्लम 4 को। सब प्रॉब्लम 4 में देखो सेम था, सेम रहेगा, बस वहाँ पे एक जो कांस्टेंट था क्या था, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था। तो देखो पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, ये तो सेम रहेगा। x1 इक्वल टू 2 हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब इसका ग्रेटर देन एरिया देखना है। तो देखो पहले दोनों पहला, दूसरा और तीसरा का लेस देन ए पूरा एरिया होगा, ध्यान देना ए पूरा होगा ना, पहला, दूसरा और तीसरा का लेस देन। लेकिन हमको क्या करना है, इस x1 का ग्रेटर देन लेना, और x1 का ग्रेटर देन क्या होगा, ए वाला एरिया। तो मतलब बस आपको ए वाला ध्यान देना ना, इसके नीचे का एरिया मिलेगा, तो आपको ए वाला एरिया मिला केवल। ठीक है, ए वाला एरिया, जिसमें पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट तो आपका ए आया, फिर क्या आया यहाँ पर बी आया, फिर यहाँ पर सी मिला, और यहाँ पर क्या मिला, डी। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,0, बी का कोऑर्डिनेट 3,0, सी का तो हम पहले यहाँ पर सॉल्व कर चुके थे। इस कोऑर्डिनेट को हम सॉल्व किए थे, क्या मिला था, जिसको हम पहले ग्राफ में बी नाम दिए थे, 39/14, 5/14। ओके, और डी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2,3/4, S1 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू क्या होगी 3/4। तो Z की वैल्यू क्या मिल गई आपको 5। अब यहाँ पर हम देखें तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर मिला। ठीक, मैक्सिमम यहाँ पर। अब देखो मैक्सिमम जब आपको यहाँ पर मिल गया, देन हम क्या देखें कि x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू क्या है 3/4, मैक्सिमम z इक्वल टू क्या है 5। तो यहाँ तक हमारा मिल गया। तो हम देखें कि सब प्रॉब्लम 4 को जब हम लोग सॉल्व किए तो x2 की वैल्यू नॉन इंटीजर आ गई। अब हम क्या करेंगे, अगेन दो सब प्रॉब्लम में यहाँ पर ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं बताया था अगर x1 और x2 दोनों नॉन इंटीजर होता तो हम जो बड़ा होता उसको लेके चलते, यहाँ पे केवल x2 जो है नॉन इंटीजर है। तो इन सब प्रॉब्लम 4 वैल्यू ऑफ x2 इज नॉट इंटीजर। जब वैल्यू ऑफ x2 नॉन इंटीजर है तो हम देखेंगे कि x2 वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करिए, तो 1 से ग्रेटर है, सॉरी 1 से लेस है, 0 से ग्रेटर है ना, 0 से ग्रेटर है और 1 से क्या है लेस देन इक्वल टू। तो हम क्या लिखे, x2 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो टेकिंग टू सब प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बेसिस दो सब प्रॉब्लम बनाएंगे। पहला सब प्रॉब्लम यहाँ पर बनेगा सब प्रॉब्लम, देखो सब प्रॉब्लम 5, मैक्सिमम z इक्वल टू x1 प्लस 4x2, और ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है आपका कांस्टेंट, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 2 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो पहले जो सब प्रॉब्लम आपका 4 था वही है। ठीक है, देखिए सब प्रॉब्लम 4 था, उसके पूरे कांस्टेंट को आप सेम लिखेंगे यहाँ से, पूरे कांस्टेंट को, क्योंकि इसके हम सब प्रॉब्लम बस यहाँ पे एक नया और कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नया कांस्टेंट क्या ऐड हुआ है, हाँ यहाँ पर क्या ऐड हुआ है आपका x2 इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से आपको पता चला क्योंकि x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है 0 से ग्रेटर है। तो पहला जो आप कांस्टेंट यहाँ पे लेके चलेंगे उसमें आप क्या लिखेंगे कि x2 इज लेस देन इक्वल टू 0, और दूसरा कांस्टेंट में क्या लेके चलेंगे, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं तो क्या मिला आपको, x2 इज लेस देन इक्वल टू 2 और यहाँ पे x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तब देखो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम z इक्वल टू क्या मिला, x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 7, 5x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 15, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 0। यहाँ भी सेम, क्यों ऐसा लिख दिया हम, देखो यहाँ पे क्या पता है x2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, लेकिन x1 x2 सभी डिसेंट वेरिएबल है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो होगी ना, नॉन नेगेटिव होगी। मतलब देखो आपको पहले कंडीशन में दिया होता है कि x1 और x2 दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 0 से लेस तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 दिया है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप इस कांस्टेंट को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या पता है कि देखो यहाँ से आपको क्या पता था कि x2 की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे x2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। तो आप किसके लेंगे, जो छोटी वैल्यू होती है ना, जब दोनों में लेस देन दिया है तो आप छोटी वैल्यू लेंगे, जब दोनों में ग्रेटर देन दिया होगा एक ही वेरिएबल में तो आप ग्रेटर वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, x2 जो होगा लेस देन लेस इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये तो सेम रहेगा आपका x2 x1 की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और x2 की वैल्यू देखो तो यहाँ पे क्या पता चला कि x2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे x2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 बता रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होगा, x2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे दोनों ऐसा प्रॉब्लम हो गए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x2 की वैल्यू दोनों में एग्जैक्ट मिल गई। तो हम सब प्रॉब्लम 5 को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो सब प्रॉब्लम 5 को जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो देखो सब प्रॉब्लम 5 में हम क्या कि यहाँ पे x2 की वैल्यू आपको 0 होता है, हम क्या लेके चले x2 इक्वल टू 0, तो गिवन था। अब हम दोनों कांस्टेंट पे इसको रखते हैं। अगर आप इसमें रखोगे
ठीक है इसमें। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा फर्स्ट वाले कांस्टेंट में 2x1 प्लस 4 इंटू जीरो लेस देन इक्वल टू 7। सेकंड कांस्टेंट में क्या मिलेगा 5x1 प्लस 3 इंटू जीरो लेस देन इक्वल टू 15। अब यहाँ से हमको मिलेगा 2x1 इज लेस देन इक्वल टू 7, यहाँ से मिलेगा 5x1 इज लेस देन इक्वल टू 15। तो यहाँ से मिला x1 इज लेस देन इक्वल टू 7/2 और यहाँ पे x1 इज लेस देन इक्वल टू क्या मिल गया 3। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि लेस देन इक्वल टू 7/2 है और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, दोनों में से देखो, दोनों में बताया था जब दोनों में सेम साइन हो तो आप किसके लेस देन इक्वल टू लेंगे, इस 3। तो x1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पर 3, एग्जैक्ट 3 मिल जाएगी ना। देखो जब इसको सॉल्व किए तो x1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू हम 0 लेके चले थे, तो मैक्सिमम जेड आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। x1 की वैल्यू आप 3 रख दो, x2 की वैल्यू 0, तो आपको क्या मिल जाएगा मैक्सिमम जेड 3। तो मैक्सिमम जेड मिल गया। अब हम लोग सब प्रॉब्लम 6 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे, देखो आपको कांस्टेंट में एग्जैक्ट वैल्यू किसकी मिली है, x2 इक्वल टू 1। तो हम x2 इक्वल टू 1 लेके चले। जो दोनों प्रॉब्लम दिया था, पहला कांस्टेंट हमारा दिया था 2x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 7। इसमें रखे तो हमको क्या मिला 2x1 इज लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पे रखे तो 5x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 15 था, 1 रख दिए ना। तो यहाँ पे आपको मिला 2x1 इज लेस देन इक्वल टू 3 और यहाँ पे 5x1 लेस देन इक्वल टू 12। तो यहाँ से आपको मिला x1 इज लेस देन इक्वल टू 3/2, यहाँ पे x1 इज लेस देन इक्वल टू 12/5। दोनों में से लेस वैल्यू को हम लोग लेंगे तो x1 की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कंडीशन में आपको और दिया है कि x1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि x1 की वैल्यू जो है 3/2 से लेस है, तो 3/2 हो गई ना। अब 3/2 तो 2 से लेस होता है, लेकिन ये बोला है कि x1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये हमारा नॉट पॉसिबल हो जाएगा। जब यहाँ से हमारा नॉट पॉसिबल आया तो सब प्रॉब्लम 6 का जो हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन, मतलब 6 जो प्रॉब्लम 6 है सब प्रॉब्लम, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। जब सोल्यूशन नहीं मिला तो हैंस हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन देखिए। अब हम देखेंगे इंटीजर कहाँ कहाँ पर आया। इंटीजर देखो यहाँ पर हमारा आया था एक सब प्रॉब्लम 5 में। सब प्रॉब्लम 5 में एक इंटीजर वैल्यू आई थी जिसमें x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 0 थी और मैक्सिमम जेड आप देखेंगे, मैक्सिमम जेड क्या आया था 3 आया था सब प्रॉब्लम 5 में। और एक हमको इंटीजर मिला था सब प्रॉब्लम 3 में। ठीक, तो सब प्रॉब्लम 3 में हम लोग देखते हैं। देखो सब प्रॉब्लम 3 में x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1 और मैक्सिमम जेड की वैल्यू 5। तो देखिए यहाँ पे सब प्रॉब्लम 3 में आपको मिली है मैक्सिमम जेड की वैल्यू 5 और सब प्रॉब्लम 5 में जो मिली है आपको मैक्सिमम जेड की वैल्यू 3 मिली है। तो देखिए दोनों में से, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन हमको करना है मैक्सिमम का करना है, तो यहाँ पे दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सब प्रॉब्लम 3 में जो आंसर आया है ना। अगर मिनिमम होता तो मिनिमम में जो सब प्रॉब्लम 5 में जो आया है वो आंसर हो जाता। तो यहाँ पर हम देखें थर्स द सब प्रॉब्लम 6 हैज नो सॉल्यूशन, ये तो हमको पता चल गया। हैंस द ऑप्टिमम सोल्यूशन या ऑप्टिमम इंटीजर सॉल्यूशन इज x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1 और मैक्सिमम z इक्वल टू 5 और ये हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप से हम लोग ब्रांच एंड बाउंड मेथड का यूज़ करके जो हमारा इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।